ये होता है, तो उसका विकल्प हम क्या कर सकते हैं? मैंने एक बार हिस्ट्री ली, तो हमारे देश में तो आयोडाइज नमक पिछले 20-30 सालों से आयोडाइज ही चल रहा है जी। उसके बावजूद थायराइड क्यों बढ़ रही है? आप बताइए सुमित्रा जी, सबको आयोडाइज नमक खा रहा है, इतना विज्ञापन हुआ, इतना प्रचार हुआ, सबको फिर भी थायराइड क्यों बढ़ रही है? घटी तो नहीं, थायराइड का और ज्यादा बढ़ गई है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। हमारा पहले हम लोग कौन सा नमक खाते थे? वो कंकड़ी वाला नमक। उसमें कौन सा आयोडीन पड़ी होती? बिल्कुल नहीं। आज से 50 साल पहले कितने लोगों को थायराइड होती? हमारी समझ से तो कम होती थी। ये भी कहा जा सकता था तब डायग्नोस नहीं था। सुनिए, मान सकते हैं, लेकिन लक्षण तो दिखना चाहिए। पहले जब थायराइड के पहला लक्षण है कि साहब वजन बहुत बढ़ जाता है। हमारा दादी नानी को याद करिए, किनका वजन बढ़ा हुआ? किसी को नहीं। एक विकल्प मैं देता हूं, आप हरे धनिया, सूखे धनिया, धनिया का पानी खूब खाते रहिए, थायराइड होगी नहीं। मैं अपना उदाहरण देता हूं, हमारी पत्नी को थायराइड हुई, उनको 75 माइक्रोग्राम तक की थायराइड की दवा चलती थी। हमें किसी ने ऐसे ही बता दिया, क्या डॉक्टर सूर्यकांत आप तो मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, मानेंगे नहीं। हमने भाई धनिया खिलाना शुरू किया, 20 साल हो गए, एक भी थायराइड की दवा हमारी श्रीमती नहीं लेती। हालांकि इस पे कोई बहुत हमें एविडेंस नहीं मिला, लेकिन मेरा सबसे बड़ा एविडेंस घर से बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? आप सब लोग करिए। किसने रोका है? धनिया तो हर सब्जी में पड़ता है, हर चीज में पड़ता है। धनिया ऊपर से डाल दीजिए, खुशबू देसी धनिया होना चाहिए, खुशबू वाला लाओ तो कमरे के बाहर पूरे कमरे में खुशबू फैल जाए, वो देसी धनिया होता है। तो आप खाइए। थायराइड वालों को ये है जी। कई बार जैसे मैं कुछ थायराइड एक्सपर्ट से मिली, तो उन्होंने कहा कि तराई के क्षेत्रों में थायराइड ज्यादा पाई जाती है जी, जी। जो कि जैसे गोरखपुर से लेके ये ग्वालियर बेल्ट कहलाती है। हाँ जी, वो पाई जाती है। लेकिन अब तो जो देखने में मुझे मिला है, वो तो दिल्ली में हूँ, तो मोस्टली हमारे ऑफिस में या कुछ है 80% लोगों को थायराइड है। 12-14 साल की लड़कियों को थायराइड की प्रॉब्लम है। और किसके घर में काला नमक खाया जाता है, सेंधा नमक खाया जाता है? किसी की नहीं। ये तो मैंने कहना शुरू किया 10 साल से, और हमारे घर में सफेद नमक आते नहीं है, हमारे घर में तो कोई थायराइड नहीं है। आप भी खा के देखिए। तो खान पीन की बात चली, तो अभी मुझे याद आया कि अभी नवदुर्गा भी सीजन है, रमजान का भी सीजन है, रोजे का भी सीजन है, खूब व्रत का सीजन चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं, पहले लोग व्रत में वजन कम हो जाता था, अब बढ़ जाता है। तो एक खान पान की बात चली रही है, तो सांस के रोगी व्रत रख सकते। डॉक्टर साहब, एक चीज और हमारे दर्शकों को बताइए, अगर किसी को नई सांस की बीमारी की वो लगती है, तो इसके लक्षण कैसे? उसके सुमिति जी एक और महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाएं सभी मुझे माफ करेंगी। घर के अंदर या घर के बाहर अगर किसी महिला को कोई एलर्जी, अस्थमा या सांस की तकलीफ है, तो कृपया कॉस्मेटिक्स का प्रयोग ना करें। ये जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, ये सब एलर्जी, अस्थमा को बढ़ाते हैं। कई देखा होगा, कई लोगों को तो यहाँ बिंदी लगाने से यहाँ त्वचा की एलर्जी हो जाती है। हाँ जी, हाँ। वो जहाँ बिंदी लगाती है वहाँ पर निशान पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोगों को देखा होगा कि कोई डिओडोरेंट परफ्यूम डाला नहीं और बगल में महिला को छींक आने लगी, या किसी और किसी को छींक आने लगी। तो मतलब आप खुद को अगर एलर्जी है तो आप खुद भी प्रयोग न करें, और घर में अगर कोई एलर्जी अस्थमा वाला है तो कृपया ये जो परफ्यूम है, डिओडोरेंट्स हैं, इत्र है, ये सब प्रयोग ना करें। और एक चीज और है, घर के अंदर की बात चल रही तो मैं पूरी घर के अंदर की कहानी कर देता हूँ। हम सब सनातनी हैं, हम सब करते हैं, लेकिन भाई जिस घर में सांस का रोगी हो वहां धूप बत्ती, अगरबत्ती और हवन का धुआं, ये तीनों चीजें उसको नुकसान करेंगी। तो अगर आप घर में हवन कर रहे हैं तो सब खिड़की दरवाजे सब खोल दीजिए, और जो सांस का रोगी है उससे को 2 आहुति डालो, अपना कमरा बंद करके बैठ जाओ। सब लोग करें, उसको भी 2 आहुति डलवा दीजिए, 2 आहुति पंडित जी से कहिए डलवा दीजिए, बस उसके बाद खिड़की दरवाजे सब खोल दीजिए, धुआं इकट्ठा ना रहे। और वैसे भी अच्छा है, पूरा हवन करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि भाई वातावरण शुद्ध हो जाए और घर पूरा स्पिरिचुअली चार्ज हो जाए, तो दरवाजे खिड़की खोल के रखिए। और एक चीज, अब मच्छर शुरू हो गए, तो लोग कछुआ छाप और मॉस्किटो रिपेलेंट, ये भी सांस के रोगियों को बहुत तकलीफ दे होते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें कि मॉस्किटो कॉइल रात में लगा के सो गए, सुबह तक आप आईसीयू में चले जाएंगे अगर कोई सांस का रोगी है। अभी त्योहारों के समय हम लोग सफाई, पुताई, रंगाई घर की खूब करते हैं, तो ऐसे में जो सांस के रोगी हैं उनकी सांस उखड़ जाती है।
तो हमारा देश तो तीज त्योहार का देश है, साल में 3-4 बार हम सफाई पुताई रंगाई करते हैं। एक कमरे में पेंट भी अगर कराया आपने, वुड पेंट है चाहे वॉल पेंट है, और उसमें अगर सांस का रोगी लेट गया तो वो सुबह तक आईसीयू में चला जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपके घर में सांस का रोगी है तो कृपया सुनिश्चित करें कि जब तक पेंट की स्मेल घर के अंदर से नहीं निकल जाती उसको कहीं और रखें। महिलाओं, शादीशुदा महिलाओं के लिए तो भी एक मेरा डायलॉग है इसके लिए कि मायके में सफाई पुताई रंगाई हो रही है तो ससुराल चली जाओ, ससुराल में हो रही तो मायके लिए। हम पुरुषों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है जी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाहते हैं, जी। जैसे किसी को शुरुआत में कई बार छोटे-छोटे बच्चों को जी। ब्रोंकाइटिस की जी, शुरुआत जी, डॉक्टर जी, बताते जी, हैं, जी, जी। तो उसके लिए अगर हम शुरुआत से ही प्रिकॉशन लें तो जी, क्या प्रिकॉशन? सुमिति जी, हम बच्चों को छोड़िए, हम उसकी बात करेंगे पहले जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है, वहां से शुरुआत करिए ना। ओके, ओके। उसकी क्या गलती है? वो क्या जाने एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर पोल्यूशन, वो क्या जाने एयर, ये पॉलन ग्रेन, वो तो कुछ जानता नहीं, परागकण और ये सब। अब ये बच्चा जो घर में पल रहा है, अगर घर के अंदर या घर के बाहर बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण है तो उस बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, क्योंकि वायु प्रदूषण के जो तत्व हैं वो माँ के सांस में जाएंगे, सांस से माँ के रक्त में जाएंगे। और आपको मालूम है कि बच्चे का जो गर्भ में रहता है तो उसका पालन पोषण का न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? माँ के रक्त से मिलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से। तो उस गर्भ नाल से वो बच्चे में जाएंगे और बच्चे में भी ग्रोथ रिटार्डेशन कर सकता है। गर्भ के अंदर यूट्राइन बच्चे की डेथ हो सकती है, उसको पैदा होने पे बहुत सारी पैदाइशी बीमारियां हो सकती हैं, एलर्जी, अस्थमा, निमोनिया, टीबी का, इन सब सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो हम तो यहाँ से शुरुआत करें ना। तो अगर गर्भवती महिला घर में है तो बचाव की शुरुआत यहाँ से करते हैं। गर्भवती महिला है तो एक तो उसका पोषण का ठीक ढंग से ध्यान रखें, उसको जो है हरी सब्जियां, फल और ये सब चीजें खिलाएं, उसको फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, मैदे की बनी चीजें, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर ये सब ना खिलाएं, क्योंकि उसको भी नुकसान करेगा और बच्चे को भी नुकसान करेगा। घर में अगर कोई सिगरेट बीड़ी पीता है तो कृपया घर के अंदर ना पिए, चाहे वो सास हो, चाहे वो जेठ हो, चाहे खुद पति हो। कहना भाई साहब हम 9 महीने के लिए ये नो स्मोकिंग इनसाइड द हाउस, आपको करनी है, आप बाहर जाइए स्मोकिंग जोन में कहीं, वहां करके आइए। क्योंकि ये स्मोकिंग का धुआं जब कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो 30% उसके फेफड़े में जाता है, 70% अड़ोसी पड़ोसियों के फेफड़े में जाता है और बाकी बचा वातावरण को प्रदूषित कर देता है। तो माँ की क्या गलती है? माँ के घर में पले उस बच्चे की क्या गलती है अगर ससुर जी छुट्टा लगा रहे हैं, पति जी और देवर या जेठ छुट्टा लगा रहे हैं? तो मेरा निवेदन है आपके प्राइम भारत के दर्शकों के कि ये मेरी बात अगर घरों में पालन करेंगे तो आप ही का बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। अब बड़े हो गए तो क्या चलन आ गया है बच्चों में आजकल, फूड नहीं फास्ट फूड खाओ, बिल्कुल। और ये ऑनलाइन का सिस्टम और आ गया, रात को 2 बजे ऑर्डर करो तो भी आ तो भी जाएगा। आ जाएगा आपके घर। तो भाई बच्चों को हम ये नहीं कहते कि आप उनको संत बना दीजिए, आप उनको वो बना दीजिए, लेकिन थोड़ा बैलेंस बना के रखिए। जैसे आपने अगर मेरे यूट्यूब पे देखा हो तो मैंने 2-3 बातें बच्चों की इम्यूनिटी के लिए खास कही है। पहली बात, अगर किसी को बर्गर खाना है तो एक हाथ में बर्गर दो और दूसरे हाथ में सेब दो, बेटा बर्गर भी खाओ सेब भी खाओ। अगर आपको मैगी खानी है तो फिर खीरा भी खाओ, अगर आपको पास्ता खाना है तो टमाटर भी खाओ, और ये तो मौसम ही अच्छा है, खीरा, टमाटर, खरबूजा, तरबूजा, गाजर सब मिलना है, आपको खाइए। थोड़ी दिनों में आम मिलेंगे, बच्चों को आम खिलाइए। तो बैलेंस बना के रखिए। दूसरा, जहां तक हो सके ये बाजार का काम बंद करिए, घर में बनाइए। अब देखिए हमारा एक और डायलॉग है, अब आप कहेंगे आज आप सब डायलॉग ही बोले जा रहे हैं, तो मेरा वो खाने पीने पे एक डायलॉग है कि जब तक आंटी के चिप्स थे तब तक कोई समस्या नहीं थी, समस्या तब पैदा हुई जब अंकल चिप्स आ गए। अब अंतर जानिए आंटी चिप्स और अंकल चिप्स में क्या अंतर है। आपने देखा होगा हमेशा होली के आसपास आलू आते थे नए खुद के, और सब आंटी लोग, आंटी से मेरा मतलब मम्मी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, बुआ हो सकती है, दादी नानी सब हो सकती है, वो तो हमने डायलॉग बनाने के लिए डायलॉग बनाया है। तो घर में चिप्स बनते थे, और ये जो अंकल चिप्स का पैकेट होता है इसमें 90% हवा होती है, 10% 10-12 चिप्स होते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, वो नुकसान करते हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं कितना भी स्वस्थ व्यक्ति हो उसको 2 से 3 अंकल चिप्स खिला दीजिए, उसकी शाम तक जो है टकाने आने लगेगी, खट्टी, पेट में जलन होने लगेगी और पेट में तकलीफ हो जाएगी। अगर घर के बने चिप्स है, सुमिति जी ने बनाई है, सुमिति जी बनाए हमको भी खिलाए, और अगर वो चिप्स आप प्लेट तो छोड़िए थाली भर के खा लीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। बिल्कुल सही।
बिल्कुल। तो ये अंतर है दोस्तों आंटी के चिप्स में और अंकल के चिप्स में। अब ऐसा ना हो कि 3-4 साल बाद हमारी जैन जी ये जब आंटी बने तो ये पूछे कि भाई व्हाट इज दिस आंटी चिप्स, डॉक्टर सूर्यकांत व्हाट डू यू मीन बाय आंटी चिप्स, और फिर मैं कहूँ घर में बनते हैं, ओह दिस इज द ग्रेट न्यूज फॉर मी, घर में भी चिप्स बन सकते हैं क्या। तो ये जब कहीं आंटी बनेंगी तो इनको ये नहीं पता होगा कि घर में भी। तो भाई इस परंपरा को समाप्त मत करिए। मेरा सभी बुजुर्ग महिलाओं से है कि अपनी बच्चियां छोटी हो चाहे कुछ हो, कोविड के दौरान मैंने अपनी बिटिया को कहा कि भाई अब तो तुम्हारी सब छुट्टी है, मोदी जी ने ऐसे ही बिना एग्जाम के पास कर दिया है, सब कुछ चल रहा है, कुछ तो करो। तो उसने कहा पापा मैं डांस कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, आपके लिए रोज चाय बनाती हूँ। तो मैंने कहा और करो। तो वो समझ गई हमारा ऐसा। तो 22 तरह की रेसिपी और डिशेस उसने बनाना सीखी। बहुत सही। तो हमारी बिटिया कर सकती है तो आपकी भी बिटिया कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, कुछ भी बनिए आपके करियर में। महिलाएं बहुत आगे हैं, डिफेंस में जा रही हैं, राष्ट्रपति हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, हाँ प्रथम महिला राष्ट्रपति है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर रही है। तो महिलाओं का तो आई वर्चस्व। लेकिन ये, और मैं पुरुषों गया था, आप भी बनाना सीखिए साथ में, क्या दिक्कत है, मिलजुल के बनाइए। पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो दोनों आइए मिलजुल के बनाइए। संडे को आप बनाइए, क्या दिक्कत है। अरे आपको सब्जी बनानी नहीं आती तो सब्जी काटनी तो आती है, काट दीजिए। अच्छा सब्जी काटने के नाम पे एक चीज और आ जाएगी। अब मान लीजिए भाभी को अस्थमा है और ननद को नहीं है, और घर में दोनों को काम करना है, तो भाई जिसको अस्थमा है यानी भाभी को, वो छौंक ना लगाए सब्जी में, क्योंकि उसकी सांस उखड़ जाएगी, छींकें आएंगी, सांस की नलियां सिकुड़ जाएंगी, सांस फूलने लगेगी। तो ये समझौता कर लीजिए, भाभी ननद भाभी की झगड़ा भी हम दूर करा देते हैं, सास बहू का झगड़ा हम दूर करा देते हैं कि ननद भाभी और सास बहू में अगर किसी को सांस फूलती है तो वो सब्जियां काटे, और जिसकी सांस नहीं फूलती है वो छौंक लगाए। इतना समझौता कर लीजिए भाई। डॉक्टर सूर्यकांत को याद रखिए, क्या डॉक्टर है, ननद भाभी सास बहू के झगड़े समाप्त करा देता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल कि अगर सांस का व्यक्ति मरीज है तो उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छी बात, खाने की बात चली रही थी। तो जितनी ये 3 सफेद चीजें मैं कहता हूँ, सफेद मैदा, सफेद चीनी, सफेद, जीवन से अगर हम 3 हटा दें तो हम 90% स्वस्थ रहेंगे। तो सुमिति जी और हमारे दर्शक प्राइम भारत के पूछेंगे तो विकल्प तो दीजिए। तो सफेद मैदा की जगह आप मोटे अनाज का आटा खा लें, बहुत अच्छी बात, वो थोड़ा काला लगता है। सफेद नमक की जगह काला नमक खा लें, वो भी काला दिखता है। और सफेद चीनी की जगह गुड़ दिखे, वो भी थोड़ा डार्क ब्राउन या गुड़। अच्छा सर, तो मैंने तीनों के विकल्प बना दिए। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, आजकल